कई सालों के बाद भी एक बच्चा माँ को पूछता है कि आपने उस दिन मेरे पापा के साथ वो लड़ाई की थी, या पापा ने आपके साथ लड़ाई की थी, वो क्यों की थी? जितने भी बच्चे अंडर 5 है, उनके जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो है छाती रिलेटेड, ओके गट रिलेटेड एंड स्किन रिलेटेड। वो इनको जिन पोजीशन के साथ जोड़ देते हैं, सही। काफी लोग कुछ और जोड़ते हैं। एपिलेप्सी के बारे में आप थोड़ा वजाहत करें कि ये क्या चीज है, कैसे होती है और कैसे बच सकते हैं इससे? लारन किसी भी एरिया को आइसोलेटेड इन्वॉल्व कर सकती है, मतलब मेमोरी एरिया को किया इन्वॉल्व तो बंदे की मेमोरी चली गई एक दिन। Otherwise, fish protein is a very good protein. It has a very, very essential fatty acid, PUFA, polyunsaturated fatty, which is good for heart, which is good for brain, which is good for overall health. It decreases, triglyceride levels. कश्मीर में एक जो अलग नशा है वो है फ्राइड चीजें खाने। बच्चों की हेल्थ पे फ्राइड फूड का कितना बुरा असर है लॉन्ग टर्म? Pyridoxine deficiency एक सिंड्रोम है, उसमें माँ के पेट से ही बच्चों को कन्वर्जन होते हैं। कश्मीर लाइफ की सीरीज द डॉक्टर्स लाउंज में आपका फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, जैसे हम सब जानते हैं, ज्यादातर सोसाइटीज को एक एडल्ट की हेल्थ के लेंस के थ्रू देखा जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं उस सोसाइटी के, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उस सोसाइटी का। और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन और असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमसी डॉक्टर सुहेल नायक जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक बेसिक सवाल से शुरू करना चाहूंगा। ऐसी कोई बीमारी बच्चों में कश्मीर के जो काफी रेकरेंट है, काफी टाइम से चल रही है, लेकिन उसके बारे में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है कश्मीर में? हाँ, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। कश्मीर लाइफ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आवाज दूर दूर तक जाती है और लोगों को हमारी एक्सपीरियंस के बारे में, हमारे ऑब्जर्वेशन के बारे में पता लगता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम कहते आए हैं लोगों को कि जो बच्चा होता है, जिनकी हम 0 एज से लेके 18 ईयर्स एज तक देखते हैं, जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का एज ग्रुप है, तो पीडियाट्रिक्स में हम इनको, क्योंकि लंबा एज ग्रुप है, तो हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे हम पहले लेते हैं 0 से लेके 28 दिन तक, उसको नियोनेट बोलते हैं। फिर 28 दिन से लेके 1 साल को हम इन्फेंट बोलते हैं। फिर हम अंडर 5 लेते हैं, फिर 5 से लेके अडल्सेंट, और उसके बाद अडल्सेंट के बाद। तो ये ग्रुपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स में ना डिफरेंट डिजीजेस होती है। तो अगर हम जैसे नियोनेट में आ जाएंगे, तो नियोनेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है, उसको मैं बोलता हूँ एपिडेमिक ऑफ प्रीमैच्योरिटी, यानी प्रीमैच्योर बर्थ बहुत कॉमन है, और एलएससीएस बहुत कॉमन है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी को मदर्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जब एलएससीएस कॉमन है, तो एलएससीएस के एसोसिएटेड जो मॉर्बिडिटीज माँ और बच्चे में, वो कॉमन है। उसके बाद इन न्यूबॉर्न्स में जो कॉमन है वो है कि इनको इमीडिएट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, और बहुत से बच्चे आज एडमिट हो जाते हैं फॉर ऑक्सीजन मैनेजमेंट। ये वहाँ का प्रॉब्लम है। उसके बाद जब ये बच्चे होते 3 महीने तक, तो ये सारे बच्चे जो होते हैं ना, ये इमैच्योर होते हैं। और इमैच्योर जब हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली इमैच्योर है, उनकी हर एक चीज इमैच्योर है। उनका ब्रेन इमैच्योर है, उनका जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स है वो इमैच्योर है, उनके जो इम्यून डिफेंस सेल्स है वो भी इमैच्योर है, और उनमें उतना पोटेंशियल नहीं होता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो मैंने 2 वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल किए। एक मैंने किया प्रीमैच्योर, उसके बाद मैंने किया वर्ड इमैच्योर। तो प्रीमैच्योर का मतलब ये है कि जो बच्चा 37 वीक से पहले दुनिया में आए, उसको प्रीमैच्योर बोलेंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी बच्चे आए, उनके जो ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं, वो सारे इमैच्योर है। तो उनको वहां पे अपनी सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है इन्फेक्शन रिलेटेड। तो वहां पे जिस चीज को हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी, तो वो चीज पे नजर रखनी पड़ती है। और अंडर 5 मोर्टेलिटी की क्या काजेज है, उसमें मोस्ट कॉमन काज है न्यूमोनिया, डायरिया और कुछ इन्फेक्शंस। तो लोगों को मैं ये बताऊंगा कि जब ये बच्चे होते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे को देखोगे कि कौन सी चीज उनके एनवायरनमेंट के साथ इन कांटेक्ट है। नाउ व्हेन यू हैव अ चाइल्ड, जब आपके पास बच्चा है, वो एक होस्ट है, और ये रहता है एक एनवायरनमेंट में, और उस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके दुश्मन।
यानी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगई, पैरासाइट्स, जंक फूड, खराब फूड, मतलब जितनी भी चीजें आप बोलोगे, पोल्यूशन, स्मोक, तो ये जो बच्चा होस्ट है अब डिटरमाइन करता है कि इसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो कितना अच्छा है, वहाँ कितना पोल्यूशन है, वहाँ कितना कंजेशन है, वहाँ कितनी पॉवर्टी है, वहाँ कितना इन्फेक्शन होने के चांसेस है। समझ लो मेरी बात की नहीं। दूसरी बात मैं लोगों को यही कहूंगा कि जो बच्चे होते हैं उनके जो तीन जो जिस्म के पार्ट है जो एनवायरनमेंट के क्लोज कांटेक्ट में है वो है छाती, क्योंकि आप हर मिनट 50 बार, 40 बार या 20 बार सांस लेते हैं, तो सांस कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से। और दूसरा आपका जो सिस्टम एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट को वो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, क्योंकि आप दिन में 5, 6, 10 बार दूध या कोई खाना खा ही लेते हो। और तीसरा आपका जो हिस्सा जो एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट वो है स्किन। तो आपके सवाल का जवाब है कि जितने भी बच्चे अंडर 5 है उनके जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो है छाती रिलेटेड, गट रिलेटेड एंड स्किन रिलेटेड। लेकिन इस स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है कि बाकी चीजें बच जाती है। डिसऑर्डर्स ब्रेन में भी है, हार्ट में भी है, किडनी में भी है, हर जगह है, लेकिन कॉमन जो प्रॉब्लम है वो इन 3 चीजों में, और इन 3 चीजों के बगैर एक पीडियाट्रिशियन इनकम्प्लीट है। डॉक्टर साहब, एक चीज जो बहुत कम डिस्कस होती है कश्मीर में अगर देखें तो वो है मेंटल हेल्थ वेलबींग। वेरी गुड। अगर हम 18 साल से नीचे जो भी बच्चे आते हैं उनकी बात करें तो एक स्पेसिफिक सवाल है कि आजकल नहीं, पहले भी होता था, लेकिन आजकल फैमिली टेंशन्स काफी बढ़ चुके हैं। फैमिली स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में लड़ाई है या घर में कोई भी बहस चल रही होती है, इवन व्हेन वी वॉच टेलीविजन, जो घर पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, लड़ाइयां देखते हैं, इससे एक बच्चे की मेंटल हेल्थ वेलबींग पे इमोशनली एज वेल एज फिजिकली कितना इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या इश्यूज देखे जा सकते हैं इसमें होते हैं? देखिए, जो पहले मैं थोड़ा ब्रेन को डिस्कस करके ना आगे चलता हूँ। जो हमारा ब्रेन है ना, ये एक डेवलप्ड ब्रेन है। इसमें जो मेमोरी के ट्रेसेस है वो बनते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए फिर डिलीट भी हो जाती है। हमारा ब्रेन फंक्शन करेगा उस सॉफ्टवेयर की तरह कि ये उन चीजों का इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, इसको सारा समझ आता है। जैसे मैं सिंपल बताऊंगा, अगर 2 मियाँ बीवी लड़े तो उनको इमीडिएटली पता है कि ये लड़ाई कितनी मतलब सीरियस है, इसका रिपरकशंस कितने हैं और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या है, उनको उसी सेकंड टू सेकंड पता है। लेकिन जो बच्चा है ना, उसको ये पता नहीं है कि ये लड़ाई क्यों है, इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब उसके आउटकम्स उसको पता नहीं है। तो जब मेमोरी ट्रेस बच्चे में बनती है तो वो मेमोरी ट्रेस उसकी साइकोलॉजी को ना तोड़ के रखती है। उसके ये जो लड़ाई होगी, फैमिली स्ट्रेस होगा, ये उसके दिमाग में रहेगा, ये उसको सपने में आएगा और कई महीनों तक। इनफैक्ट मैंने प्रैक्टिस में देखा है, कई सालों के बाद भी एक बच्चा माँ को पूछता है कि आपने उस दिन मेरे पापा के साथ वो लड़ाई की थी, या पापा ने आपके साथ लड़ाई की थी, वो क्यों की थी? साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ को हमने ना अंडर कारपेट रखा है। देखिए, अगर आप अपने रेजिडेंट डॉक्टर को पूछोगे ना, जरा मुझे बताओ, से मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिसको ना लोगों को समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे एक बच्चे को बोलते जरा इस माँ की एंटीनेटल हिस्ट्री पूछो आप, कि एंटीनेटल जो 9 मंथ्स ये बच्चा पेट में था, तो माँ को पूछो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। तो रेजिडेंट डॉक्टर इमीडिएटली पूछेगा उसको कि आपको प्रेशर तो नहीं था, शुगर तो नहीं था, थायराइड तो नहीं था, कोई तकलीफ तो नहीं थी, हार्ट डिजीज तो नहीं थी, और तुरंत आएगा बोलेगा सर देयर इज नो सिग्निफिकेंट एंटीनेटल हिस्ट्री इन द मदर। तो हम पूछते क्या पूछा? बोलता है ये पूछा वो पूछा। हम बोलते क्या एंटीनेटल हिस्ट्री इतनी है? क्या आपने 9 महीने के बारे में इसको पूछा कि इसकी सोशल हिस्ट्री क्या थी? क्या ये मेंटली ठीक थी माँ? क्या इसको स्ट्रेस तो नहीं था बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी स्टेट, या किसी मतलब जो आपने बात की वजह से? हाँ, ये इतना अंडर कारपेटेड सिस्टम है कि हिस्ट्री में भी उन डॉक्टर्स भूल जाते हैं कि हम पूछे क्या प्रेशर के बगैर, थायराइड के बगैर, जेस्टेशनल डायबिटीज के बगैर जो आपके 9 महीने थे वो कैसे गुजरे? क्या आपके पति आपके साथ थे? क्या आपकी सासू माँ आपके साथ ठीक थी? क्या आपके जो रिश्ते थे वो आपके मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ ठीक थी? क्या जहाँ पे एम्प्लॉयड है क्या वहाँ आप ठीक है? इस चीज को बहुत नेग्लेक्टेड एरिया है ये। और दूसरा एरिया मैं बताऊंगा, ये जो साइको सोशल हेल्थ है, आजकल के बच्चों में बहुत से बिहेवियरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स
पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूंगा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, फियर बच्चों में, टेम्पर टेंट्रम्स, हेड बैंगिंग। तो इन डिसऑर्डर्स का कई का बेस जो है वो जेनेटिक बेसिस है, लेकिन बहुत सारे जो मैंने बोले, टेम्पर टेंट्रम्स है, एंजाइटी, आइसोलेशन एंजाइटी वगैरह, उनका जो बेसिस है वो यही है कि जो उनकी फैमिली है, वहाँ का जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है। तो सर अब जैसे हम फैमिली की बात कर ही रहे हैं, तो इसी हवाले से एक सवाल है। फास्ट फूड कल्चर काफी नॉर्मलाइज हो चुका है पूरी दुनिया में, कश्मीर की बात छोड़े तो पूरी दुनिया में नॉर्मलाइज हो चुका है। पेरेंट्स, जो यंग पेरेंट्स है, वो रेगुलरली या तो बच्चों को पैकेज फूड देते हैं या फास्ट फूड देते हैं, या एटलीस्ट उनको किसी नजरिए से दिखाते जरूर है, खुद खा के दिखाते जरूर है। इसकी वजह से कश्मीर में बच्चों की वेलबींग पे कितना असर पड़ रहा है? ये बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछा। देखिए, जब 6 महीने से ही बच्चे को हम बोलते हैं ना, आप इनको कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करो। आजकल की मदर्स बोलती है, सर हमने यूट्यूब पे देखा, तो मैंने यूट्यूब से जितने भी काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, फलाना चीज, ये वो, उसको ग्राइंड किया, उसको वो किया, फिर ये किया, फिर मैं रोज अपने बच्चे को ये खिलाती हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये कहाँ से सीखा आपने? क्या आपको प्रिंसिपल्स ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, क्या आपको वो पता है? जब मैं उसको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज कि आप अपने किचन का ट्रेडिशनल फूड इस्तेमाल करोगे। आपका फूड जो होना चाहिए वो एक फूड आइसोलेटेड 3 दिन चलना चाहिए, क्योंकि ताकि हमें पता लगे कि आपका बच्चा एलर्जिक किसी चीज को नहीं है। तो आपका फूड जो है 70% कार्ब, 20% प्रोटीन और 20% फैट होना चाहिए। आपका फूड सेमी सॉलिड होना चाहिए, जो स्पून से स्लिप करे। मैं आपको एग्जांपल हम प्रिंसिपल्स उसको बोलते हैं। तो हम उसको बोलते हैं एक्सेसिव प्रोटीन और लो कार्ब डाइट हम मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम उसको ये समझाने के बाद बोलते हैं, देखिए जो आप घर में चावल खाते हैं, जो हजरत आदम रज़ियल्लाहु से ही शुरू हुआ होगा, जब आप चावल खाते हैं उसमें आप दाल डालते हैं, दाल में तेल होता है। अगर आप इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करोगे, आप कार्ब भी खाते हो, प्रोटीन भी खाते हो और फैट भी खाते हो, आप कोई चीज नेकेड नहीं खाते हो। जो आपने मसाला घर में बनाया उसमें आपने तो पूरे नट्स लिए, और नट्स तो प्रोटीन रिच है। आप नेकेड प्रोटीन दे रहे हो बच्चे को, तो उससे तो उसका मतलब किडनी पे दबाव पड़ेगा, उसके सेहत पे दबाव पड़ेगा। आप ये कैसे कर रहे हो? तो वो परेशान होते हैं कि ये तो WHO तो ऐसे बोलता है, तो हमने तो यूट्यूब से मतलब ये सुना, हमने तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया। ये मैं बताता हूँ फूड कंफ्यूजन कितना है। और जब मैं बहुत तंग हुआ एक दिन, मैंने सोचा यार यूट्यूब में किसने बोला ये कि ऐसे ऐसे बनाओ, सारे नट से एक साथ मिलाओ? क्योंकि जब आप 10 नट मिलाओगे तो आपको पता भी कैसे चलेगा कि किस चीज को एलर्जिक है आपका बच्चा। अगर एक कंपोनेंट का अगर उसमें एक ही कंपोनेंट को आपका बच्चा एलर्जिक है, आपका बच्चा तो गया, क्योंकि उसके तो हेल्थ खराब होगी अंदर से, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप दे रहे हो मसाला। और दूसरा ये कि आप बहुत प्रोटीन रिच डाइट दे रहे हो, उसकी किडनी भी बेचारी परेशानी में होगी, यार ये कौन सा खाना आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक दिन मैंने यूट्यूब खोला, तो जब मैंने पहला ही वीडियो देखा एक डॉक्टर साहब का, वो यंग ही थे, बड़े यंग थे, तो वो माफी मांग रहा था, बोल रहा था मैंने जो यूट्यूब बनाई थी इस वाले फूड की, वो लोगों ने गलत समझी, असल में ये करना है, मतलब देन ही वाज करेक्टिंग हिमसेल्फ। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों को बताऊंगा कि इंस्टेड कि आप यूट्यूब पे देख रहे हो किसी मतलब कोई शेफ होगा, कोई डॉक्टर होगा, उस पे मत जाइए, अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलिए। नहीं, गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी है, लेकिन जो आपके उसमें इनपुट्स होने चाहिए वो परफेक्ट होने चाहिए। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, जो भी चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है दुनिया में, वहां से वो अपने ये ना एडवाइस जनरेट करे। और पर्टिकुलरली फिजिकल कंसल्टेशन इज गुड, क्योंकि वहां पे वो डिस्कशन कर सकते हैं। सर अब जो मैंने बोला 70% 20%, तराजू तो किसी घर में है ही नहीं। बेसिकली वी हैव टू गो बाय सम सिंपल जनरल आइडिया। अब जब हम जंक फूड पे आते हैं, तो जंक फूड ने तो यहाँ तबाही मचा के रखी है, इसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स है, इसमें इतने पामोलिन ऑयल है कि बच्चे जो है ना साइलेंटली ओबीस हो रहे हैं, बच्चे बहुत से एलर्जिक डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया अपने कैरियर में, जब आप जंक फूड के प्री एरा में जाओगे तो उतनी इनफर्टिलिटी यहाँ नहीं थी। आज हर एक मोहल्ले में इनफर्टाइल क्लिनिक लगे हैं। ये कहाँ से आया भाई? ये यही जंक फूड है। आज बहुत बच्चे ना मतलब जेनेटिक कंडीशंस में इन्वॉल्व है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर,
चीजें बढ़ रही है, लेकिन उनके एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम देखेंगे कि जितना अगर 20 साल पहले जाएंगे और आज 20 साल में आएंगे, आप खुद देखोगे कि इनफर्टिलिटी बढ़ गया है कि नहीं, बिल्कुल। आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम बढ़ गया है कि नहीं, जेनेटिक कंडीशंस बढ़ गई है, हार्ट अटैक्स बढ़ गए, यंग हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स बढ़ गए हैं, डायबिटीज बढ़ा है, हाइपरटेंशन बढ़ा है। इस सब का जो मेन रीजन है वो है ये जो फास्ट फूड है। लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि हम आउटकम इस वक्त मेजर कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मैं बताऊंगा आपको, तमाम लोगों को ये समझ आएगा कि असल में जो प्रॉब्लम था वो फास्ट फूड और जंक फूड था, जिसमें बहुत साल्ट है, जिसमें बहुत शुगर है। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जहां जहां एस है, एस के रिलेटेड थोड़ा सा बच के रहिए। उसमें मैंने हमेशा बोला है, एस फॉर साल्ट, एस फॉर शुगर, एस फॉर सिट्रस, एस फॉर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, एस फॉर स्मोकिंग। और मैं मैरिड कपल्स के लिए बोल रहा हूँ, एस फॉर गुड स्पाउस, स्पाउसेस को भी स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और एक एस मैंने ऐड किया रिसेंटली, डोंट टेक स्टिमुलेंट्स, जो कोकेन वगैरह लेते हैं। ये जो एस का जितना बंडल मैंने क्रिएट किया है, 7-8 हो गए ये, इससे लोगों को दूर रहना है। तो जंक फूड इज नथिंग, इट इज ए शुगर, कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड साल्ट। इट इज ए थर्ड टेस्ट, जिसमें पाइल अप किया गया है प्रिजर्वेटिव्स, पामोलिन ऑयल। आप जब रोज लेते हैं तो ये आपकी सिर्फ वजन नहीं बढ़ा रहा है, ये आपकी जो लड़कियों की ओरीज है, ये वहां जाके मुझे लगता है डिपॉजिट हो रहा है। और यहाँ पर लोग जो है, अब डाउन सिंड्रोम का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, बहुत से जेनेटिक कंडीशंस का बढ़ गया है, इनफर्टिलिटी का बढ़ गया है। आज डॉक्टर लोग बोलते हैं हम जल्दी जल्दी इनफर्टिलिटी में ही जाएंगे क्योंकि पेशेंट बहुत है। तो ये चीजें तो सीरियसली नहीं है। राइट। तो अब हम डॉक्टर साहब न्यूट्रिशन पे ही हैं, तो कश्मीर के पास नेचुरली अवेलेबल एक जो फूड है वो फिश है। चाहे वो ट्राउट की बात करें, हम लोकल फिश किसी की भी बात करें, बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो ये फिश जो है, ये बच्चों को हम कब से दे सकते हैं, ये उनकी हेल्थ के लिए कैसी है, कैसी रहेगी, किस एज से हमें शुरू करना चाहिए, और क्या इसके कोई बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं बॉडी पे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आजकल का जो न्यूट्रिशन का साइंस है, इसमें फूड को डिवाइड किया गया है कि मतलब कौन सी कंट्री के जो फूड है उनको डिवाइड किया गया है कि मतलब जैसे मैं आपको समझाऊंगा, आप बोलोगे कश्मीर का फूड अलग है, पंजाब का फूड अलग है, साउथ इंडिया का फूड अलग है। तो ऐसे फूड को एक रिसर्च की गई कि सबसे अच्छा फूड, और मतलब इन द सेंस कि जहाँ पे कम डिजीजेस हो। तो वो जो फूड हमें साइंस के रिसर्च में मिला, वो मिला मेडिटेरियन फूड। आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे, मेडिटेरियन फूड। तो मेडिटेरियन फूड जो है ना, वो बेसिकली एक सी फूड बेस्ड फूड है, और वहाँ फिश जितने भी सी में है ना वही है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो फिश है ना ये एक बहुत हेल्दी प्रोटीन है, और इसमें एक बहुत हेल्दी ऑयल है जिसको हम बोलते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेकिन यहाँ पे मैं लोगों को एक चीज बताऊंगा, जब आप फिश खाते हैं, क्योंकि ये उसको इतने ज्यादा तेल में फ्राई करते हैं, उसमें फिर है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब ये पूफा को मुफा से मिलाते हैं तो फिर तो उसकी वो लज्जत तो आती होगी ज्यादा, लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट है वो कर सकते हैं। अदरवाइज फिश प्रोटीन इज अ वेरी गुड प्रोटीन, इट हैज अ वेरी वेरी एसेंशियल फैटी एसिड पूफा, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी, which is good for heart, which is good for brain, which is good for overall health. It decreases triglyceride levels. मैं लोगों को एज ए पेडियाट्रिशियन अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को भी खिलाए फिश, से 10 मंथ से नो इश्यूज, लेकिन उसकी कुकिंग पे फोकस करें। अगर मुझे पूछा जाएगा ना, तो शेफ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर कुकिंग फिश के बारे में अगर मुझे पूछा जाएगा तो ग्रिल टाइप इसका वो डिश होना चाहिए, ताकि इसको हम तेल में ना वो नहा के खाएंगे तो अच्छा नहीं है। तो ये सिर्फ फिश के हवाले से बात नहीं है डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जब जानते हैं कश्मीर में एक जो अलग नशा है वो है फ्राइड चीजें खाने का। चिकन भी फुल फ्राइड करेंगे, हम कोई भी चीजें फ्राइड करेंगे। बच्चों की हेल्थ पे फ्राइड फूड का कितना बुरा असर है लॉन्ग टर्म? देखिए, बच्चे जो है ना वो बेसिकली होते हैं इन ए स्टेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको चाहिए थोड़ा मतलब कार्ब, फैट और प्रोटीन मैंने बताया, लेकिन जो फैट कंपोनेंट है जिसको आप ऑयल्स और फैट से लोगे, वो 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को जाता है ना फैट 20 से 30% ज्यादा, ऑब्वियसली वो ओबीस हो जाएगा, और जो उसके बाद ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस है, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो फिर सारी धीरे धीरे आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, अब न्यूट्रिशन से एक बार हटके एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कश्मीर में काफी कॉमनली डिस्कस होता है, प्रेजेंट तो है लेकिन डिस्कस कम होता है, दैट्स एपिलेप्सी।
ओके, ये कश्मीर में अभी भी कई एरियाज में एक स्टिग्मा बन के रह चुका है, वेरी गुड। हाँ, और काफी लोगों को ना तो इसकी अवेयरनेस है कि ये चीज क्या है, वो इनको जिन पोजीशन के साथ जोड़ देते हैं, सही। काफी लोग कुछ और जोड़ते हैं। हाँ, एपिलेप्सी के बारे में आप थोड़ा वजाहत करें कि ये क्या चीज है, कैसे होती है और कैसे बच सकते हैं इससे लोग। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एपिलेप्सी इज क्लोज टू माय हार्ट। मेरे इस पे 50 रिसर्च है, 50 रिसर्च पब्लिकेशंस है। मैंने इसको किसी भी एंगल से नहीं छोड़ा है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो सीजर होता है ना, मतलब झटके लगते हैं और दूर से लोग बोलते हैं इसको लारन, इसको कन्वर्जन, उसकी पहचान मैंने देखा है अपने रिसर्च में, वो गांव से लेके शहर, शहर से लेके पहाड़ तक है। मैंने अपने रिसर्च में बहुत पहाड़ पे गया, वहां भी उनको पता है ये लारन है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन लारन की और बहुत किस्म है। मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर पैटर्न्स ऑफ कन्वर्जन आप बोलोगे ना, तो आप 10-15 बुक लिख सकते हो। एक किस्म की एपिलेप्सी होती है, मतलब पहले मैं थोड़ा बताऊंगा। ब्रेन में हमें बहुत सर्किट्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज सर्किट, बिहेवियर सर्किट, इमोशनल सर्किट, ना ऐसे ऐसे अल्लाह ने बनाया। मेमोरी सर्किट, लारन किसी भी एरिया को आइसोलेटेड इन्वॉल्व कर सकती है। मतलब मेमोरी एरिया को किया इन्वॉल्व, तो बंदे की मेमोरी चली गई एक दिन। समझ रहे हो कि लोग बोलेंगे इसको जिन है, ये क्या हो गया। लाफिंग एरिया, इमोशनल एरिया, उसमें एपिलेप्सी आ गई तो बंदा हंस रहा है विदाउट पर्पस। तो जब कोई विदाउट पर्पस हंस रहा है तो लोग बोल रहे पागल है, उसको साइकियाट्रिक हॉस्पिटल लेंगे, पीर के पास लेंगे। इसलिए कोई रोएगा। मैं तो देखो, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो एटिपिकल है। बिल्कुल। कोई बंदे को एपिलेप्सी है ना, वो उठ के मतलब कपड़े निकालेगा और रूम में घूमेगा। लोग बोलते हैं तो जिन है, ऐसा तो जिन ही कर सकता है। एक और एपिलेप्सी मैंने देखी है ना, लोग भाग जाते हैं, भागते हैं विदाउट पर्पस। उनको पता ही नहीं होता है हम क्यों भागते हैं, और लोग उनको करते हैं, यार ये तो इसको जिन गुस्सा है, भाग स्पेड जिन साम। कोई उस बेचारे को सुनता नहीं है, वो बोलता है यार मुझे समझ नहीं आता क्या है। तो इस चैप्टर को, इस चीज को हमें अवेयर करना है लोगों को कि एपिलेप्सी और सीजर्स के बहुत किस्म है। दूसरी बात, मैं लोगों को कहूंगा कि आजकल का मेडिकल साइंस जो है ना, वो पीक पे है। देखिए, आजकल हम मेडिकल साइंस मैथमेटिकली कर रहे हैं। पुराने जमाने की क्या टीचिंग थी, बोलते थे मेडिकल साइंस इज डिफिकल्ट, अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट डू इट एल्जेब्रिकली। हमें पढ़ाया जाता था कि अगर आप करोगे 2+2 ये 4 भी हो सकता है, यहाँ 22 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, आपके पास मैथमेटिकल आंसर है हर एक चीज के बारे में। तो अगर किसी को सीजर है, आपको डाउट हुआ, आपके पास टेस्टिंग है, आप टेस्टिंग के साथ उनको वेरीफाई कर दोगे कि जो ये प्रॉब्लम है ये सीजर है, और ये चीज नजर जो भी करते हैं उससे तो ठीक नहीं होगी। एक स्पेसिफिक दवाई अगर आप लगाओगे तो ठीक होगा। तो दूसरी बात मैं ये लोगों को कहूंगा, जब भी इंसान को कन्वर्जन होता है, से फॉर एग्जाम्पल, मैं तो एक अपने इंटरव्यू में बार बार कहता हूँ, कन्वर्जन यूट्रस से शुरू हो जाते हैं। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी एक सिंड्रोम है, उसमें माँ के पेट से ही बच्चों को कन्वर्जन होते हैं। माँ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा लाते मारती है, अगर उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी रही होगी। ऑब्वियसली अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो उसको पता नहीं होगा कि बच्चा कितनी बार मारता है, लेकिन अगर दूसरी होगी तो वो बोलती गायनेकोलॉजिस्ट कि बच्चा बहुत बार मुझे ना मतलब लात मारता है। तो वो होती है इन यूटेरो पायरिडॉक्सिन डिपेंडेंट प्रेगनेंसी। तो पायरिडॉक्सिन से 100% रिकवर हो जाती है वो, जब आप पायरिडॉक्सिन दोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटी कन्वर्सेंट्स ऐसे ही दोगे बच्चों को, तो आपको स्पेसिफिक करना है कि भाई कौन सा एंटी कन्वर्सेंट लगेगा। दूसरी बात मैं आपके लोगों से कहूंगा कि एपिलेप्सीज के जब इतने किस्म है, तो अगर आपने उल्टी दवाई दी, अगर आपने मतलब लोगों को मुश्किल है जस्ट टू पुट इन द रिकॉर्ड, अगर आपने मायोक्लोनिक एपिलेप्सी को फेनेटाइन या कार्बामेज़ापिन दिया, पेशेंट डिटोरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी को वैल्प्रोइक एसिड दिया तो पेशेंट डिटोरेट होगा। तो 2-3 लाइन में बताऊंगा लोगों को, जो एपिलेप्सी है ये एक बहुत बड़ा साइनस है। एपिलेप्सीज ब्रेन के डिसऑर्डर्स है, और ये ब्रेन में अगर हमारा न्यूरॉन है, जो ब्रेन की सेल है, अगर उस सेल की मेम्ब्रेन में थोड़ा एरर होगा, उससे भी हो सकता है। और अगर हमारे ब्रेन में अल्लाह ना करे किसी को ट्यूमर हो जाए तो ये उसकी भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो खैर, मैं आपके माध्यम से ये लोगों को कहूंगा, एपिलेप्सी या कन्वर्जन में बोलूंगा इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स। अगर कहीं भी आपको लगता है किसी बंदे में एबनॉर्मल बिहेवियर है, ट्रांसेंडेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, अजीब गरीब चीजें हो रही है, मतलब जो आपके समझ से बाहर हो रही है, तो आप समझिए ये प्रॉब्लम है, और साइंस में इसका मैथमेटिकल आंसर है। इस सबसे हमें ये एक चीज तो वाज़ह होती है कि चाहे छोटी बीमारी हो, एक एलर्जी से लेकर कितनी भी बड़ी बीमारी, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कोई इलाज नहीं है किसी बीमारी का। आप एक बीमारी को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। देखिए, ये तो हार्ट टचिंग क्वेश्चन है। मैं पिछले 3 दिन में मैंने ना 3 मदर्स को देखा,
तीनों का एक ही मतलब सिस्टम था। मैं हैरान हो गया। तीनों ने बोला डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 3 महीने से खांसी कर रहा है रिकरेंटली इन बिटवीन। और मैंने बोला 3 महीने आप कहाँ थे, क्योंकि मेरा रिस्पांस तो सिमिलर है ना एज ए फादर। आप पीडियाट्रिशियन को छोड़ो, एज ए फादर ही, मतलब जैसे मेरे बच्चे हैं एज ए फादर ही मैं कह यार 3 महीने आप कहाँ थे। आप बोले 3 महीने से खांसी आ रही है। मेरे बच्चे को 5 दिन खांसी आए तो मैं तो हाइपर अलर्ट पे चला जाऊंगा। तीनों का रिस्पांस है डॉक्टर साहब मेरे पति नहीं मानते हैं डॉक्टरी को, वो खुद ही लाते शाम को दवाई, कभी वो पैथी कभी ये पैथी। और 3 महीने गुजर गए, मुझे समझ नहीं आया कि ये 3 महीने कैसे गुजर गए। तो लोगों से मैं ये कहूंगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन मत करो। उन तीनों मदर्स को मैंने बताया कि योर चाइल्ड हैज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विच इज लीडिंग टू कफ। डॉक्टर के पास आओ, वो ढूंढेगा ये आपको कफ क्यों आ रही है, कफ कहाँ से आ रही है, कफ की वजह क्या है और कफ का ट्रीटमेंट क्या है। आप समझ लो मेरी बात। सेल्फ मेडिकेशन इज ए मोस्ट हार्मफुल थिंग जो पेरेंट्स कर रहे हैं। चलिए मैं मान रहा हूँ किसी कोई बच्चा नॉर्मल है, फीवर आ गया, माँ ने थोड़ा प्रेस्टमॉल दिया, थोड़ी टेम्पर स्पॉन्जिंग की, चलिए ये भी मानते हैं, कभी कभी थोड़ी सी एंटीबायोटिक दी। लेकिन अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल ट्रैक पे नहीं है, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ क्लूज आपको कैसे समझ आएगा। आपको लगता है कि मैं रोज रोज बच्चे को फ्रीक्वेंटली दवाई दे रही हूँ, मुझे डॉक्टर शॉपिंग करनी पड़ती है, मुझे मोहल्ले में सबसे ज्यादा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो उससे आपको ना समझ लेना चाहिए कि बच्चे में कुछ एरर है। आजकल की साइंस में ना हर एक चीज को आंसर है। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूंगा, एक दिन रिसेंट पास्ट में हमने एक पेशेंट देखा, एक बच्चा, वो क्लियर था। उसने बोला, वो बहुत विविड बच्चा था, बोला डॉक्टर साहब जब मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता हूँ मुझे छाती में ना दम हो जाता है। तो उसके माँ बाप के पास आंसर नहीं था ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हमने हमारे साथ हम भी कभी मतलब एरर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन फाइनली हम तो पकड़ ही लेते हैं चीज। क्या चीज? तो जैसे वो हमारे पास आया, हमने बोला ओ ये तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा है, ये टर्म है, कोई बंदा खेलेगा तो उसको दम हो जाएगा। तो हमने उसको बोला आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किए बच्चे के, वो नॉर्मल, उसने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हमें कूट कूट के बोल रहा है कि यार छाती नॉर्मल है, तो हमने जहां एरिया में टेस्ट किया वो नॉर्मल है। हम हाइपर अलर्ट पे चले गए, यार बच्चा तो बोलता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो हमें टेस्ट ही बताता है कि लंग पे आप फोकस मत करो, आप किसी लंग से हट के दूसरे ऑर्गन पे फोकस करो जो ऑब्वियसली हार्ट है। तो हमने हार्ट पे फोकस किया, तो हमने देखा कि उसकी जो राइट पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में है वो बंद है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, कंजेनिटली ब्लॉक है। तो हमें आंसर मिला। अब जो पेरेंट्स है यार उनको कैसे करेंगे ये चीजें, वो सेल्फ मेडिकेट करेंगे। अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उस सिस्टम को एनालाइज करने के लिए हमारे पास इल्म है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास मशीन्स हैं। तो जहां भी किसी मदर को लगेगा कि मेरे बच्चे में ट्रबल है, कोई भी क्रॉनिक सिम्टम है, वेट गेन नहीं है, बच्चा मतलब क्रॉनिक फीवर है, फीवर मोर देन 7 डेज मैं बोलूंगा, क्रॉनिक रिकरेंट कफ है, हेडेक्स है, एपिलेप्सीज है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस है, क्रॉनिक डायरिया है, मतलब जो डायरिया रुकता नहीं है, उसको लगता है बच्चे में वेट गेन नहीं हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, उन कंडीशंस में स्पेसिफिकली उनको पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करता हूँ, आज पीडियाट्रिशियन हर जगह है, हर मतलब कोने कोने तक है। गवर्नमेंट ने इतना एक्सपेंशन किया है, हर जगह पीडियाट्रिशियन है। जब मैं अपने टाइम की बात करता हूँ 2011 में, मैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अकेला पीडियाट्रिशियन था। और आपके लोगों के माध्यम से मैं लोगों को कहूंगा, जब गांव में किसी को स्ट्रोक होता था ना, तो वो जब पहुंचता था मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर को समझ आता था इसको स्ट्रोक है, इसको स्ट्रोक है, उसको ये समझ आता था बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। लेकिन अब उस डॉक्टर साहब को समझ नहीं आता था कि क्या इसके ब्रेन में ब्लीड हुआ है कि ब्लॉक हुआ है, क्योंकि उसके लिए चाहिए था सीटी स्कैन, था ही नहीं कि श्रीनगर में एसएमएचएस में था, सोरा में था और एक प्राइवेट में था। अब वो डॉक्टर बेचारा बोलता था अगर मैं मतलब खोलने की दवाई दूं, क्लॉट खोलने की दवाई दूं, अगर ये ब्लीड होगा तो ये ज्यादा ब्लीड करेगा। तो वो कंफ्यूजन में रहता था कि मैं ब्लीड को मैनेज करूं कि क्लॉट को मैनेज करूं। आप समझ रहे हो कि नहीं? चीज तो क्लिनिकली दिख रही है एक, लेकिन अंदर रिजल्ट हो सकता है 2 प्रॉब्लम्स का, जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। बिल्कुल। आज गवर्नमेंट देखो, मैं खुश हो रहा हूँ ये सुन के, और मतलब और भी ज्यादा हेल्थ बढ़ना चाहिए। आज कुपवारा से लेके कुकरनाग, बानेहाल, मतलब जहां जहां बोलोगे ना, हर जगह सीटी स्कैन गवर्नमेंट ने रखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। मेडिकल कॉलेज तो है ही, वहां तो होंगे ही। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, गोल्डन मिनट्स, गोल्डन आवर, गोल्डन डेज
इनको ज़ाया मत करो। आपके पास बहुत फैसिलिटीज़ है, डोर स्टेप्स पे फैसिलिटीज़ है। डॉक्टर साहब, मेरे सवाल इतने ही, लेकिन आखिर में एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो यंग पेरेंट्स बन रहे हैं, मदर्स, फादर्स, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर वो किस हिसाब से कॉन्शियस रहें? कोई ऐसी बीमारियाँ जिनके बारे में बहुत ध्यान देने चाहिए अभी? देखिए, ये सवाल इतना प्यारा है, इसका जवाब बहुत लंबा है थोड़ा-सा, लेकिन मैं शॉर्ट करूँगा। अगर आपको एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नेशन चाहिए, आपको हेल्दी, वेल्दी, स्ट्रॉन्ग, इंटैक्ट बच्चे चाहिए उसके लिए। अगर आप नेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आपको वो वाली चीज़ चाहिए जहाँ बोलते हो कि हमारे नेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, देखिए, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपके बिल्डिंग ब्लॉक एटम हो जाता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक सेल हो जाती है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब आप नेशन को लेते हैं तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक वहाँ के बच्चे हो जाते हैं। अगर आपको स्ट्रांग नेशन बनाना है, आपके लिए स्ट्रांग बच्चे चाहिए। उसके लिए मैं बताता हूँ, शादी से ही मैं शुरू करूँगा। पहले अपने जो जनरेशन है उनको अच्छा हेल्दी खाना दो। शादी यंग एज पे करो, ओल्ड एज पे शादी हो रही है, उससे बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनफर्टिलिटीज, डाउन सिंड्रोम। कैरियर ओरिएंटेड लोग हैं। कैरियर में मैं माँ बाप को अपील करता हूँ कि जो शादी का सिस्टम है वो 20 से लेके ना 25-26 तक ही उसको एड्रेस करो। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन है हेल्थ वाइज, उससे आपकी बहुत प्रॉब्लम्स हल होंगी हेल्थ रिलेटेड। और जो आपके घरों में ना साइको सोशल एनवायरनमेंट है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चाहे वो सास और बहू का निज़ाम हो या ओवरऑल निज़ाम हो, उसको इम्प्रूव करना है। मैं चाहता हूं कि वो इतना इम्प्रूव हो, जो हमारे सीरियल चलते हैं इंडिया से लेके पाकिस्तान तक, सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में, सास बहू के रिश्ते में, वो खत्म होनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इतना साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हाँ, बिल्कुल। जब आप शादी से लेके फिर नेचुरल डाइट, जब आप नेचुरल डाइट खाओगे, घर के माहौल को ठीक करोगे, और चौथा पॉइंट, जब आप यहाँ का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम स्ट्रांग करोगे, तो गवर्नमेंट से अपील है कि स्ट्रांग तो बहुत हुआ है, और स्ट्रांग करो, और स्ट्रांग करो। उसके बाद यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, पर्टिकुलरली जो अर्ली स्कूल एजुकेशन, उसके बाद प्राइमरी, इसको स्ट्रांग करो। जब आप ये स्ट्रांग करोगे तो मुझे लगता है कि जो हमारा मुल्क है कुछ ही सालों में वर्ल्ड में नंबर 1 पावर बनेगा। मैं वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया।